नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। आइए हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ से अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से दिखाई दे जाएगा जिस टॉपिक से। तो उस टॉपिक को आज शुरू करने वाले हैं। आप पीछे टॉपिक का नाम देख भी पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियां। हमारा जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की जनजातियां लिखा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अनुसूचित जातियों से भी प्रश्न आते हैं और अनुसूचित जनजातियों से भी प्रश्न आते हैं, तो दोनों को ही हम कवर करेंगे। सामान्यतः आप देखेंगे कि अनुसूचित जनजातियों से प्रश्न ज्यादा आते हैं और अनुसूचित जातियों से कम प्रश्न आते हैं। तो ये हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि पर्यटन है, इससे एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से दिखेगा। ऐसा ही एक टॉपिक ये है जनजातियों वाला, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। तो बहुत ज्यादा बार और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे आने की संभावना होती है, इसलिए इस टॉपिक को आज कवर करते हैं। आप अपने सिलेबस को देखिए, उसमें हम थोड़ा सा नजर मारें तो हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास था वह कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा मध्य प्रदेश का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वह कंप्लीट हो चुका है, और जो पर्यटन के पूरे टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं जनजातीय व्यक्तित्व। ये टू द पॉइंट जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो जनजातियां और जनजातीय व्यक्तित्व ये आज हमें वास्तव में देखना है। इस लेक्चर में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको बहुत शानदार जानकारी इसमें मिलने वाली है, एक जगह पर एक क्लास में एक साथ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, हम मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियों को। शुरुआत हम कहां से करने वाले हैं, तो शुरुआत कुछ जो आदिम जातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं। दो शब्द आपने जो पीछे देखे उससे कंफ्यूजन हटा दूं पहले मैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों ही कहीं ना कहीं वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं। बहुत सारी इनमें जातियां शामिल होती हैं। ये कहीं ना कहीं सारी जातियां पिछड़ी ही होती हैं, बस वो राष्ट्रपति जो होते हैं वो अनुच्छेद 341 और 42 का यूज करते हैं। जिस जाति को अनुच्छेद 341 में शामिल कर दिया जाता है वह अनुसूचित जाति हो जाती है, और जिसको अनुच्छेद 342 में शामिल किया जाता है वह अनुसूचित जनजाति बन जाती है। राइट, तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ी ही जातियां हैं, पर फिर भी एससी को आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर मानते हैं, एसटी की स्थिति और खराब आप मानते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम। मध्य प्रदेश में जनजातियों को दिए गए नाम, तो इन जो आदिम जातियों को नाम दिए गए हैं कहीं इतिहास में, इससे आते हैं क्वेश्चन, इसलिए हमको ये देखना है क्या प्रश्न आते हैं। तो देखिए, ऐसा आपसे बनेगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जनजातियों के लिए या आदिम जातियों के लिए वन्य जाति शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कौटिल्य के जो ग्रंथ आपको मिलेंगे, जिनका नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य भी आप जानते हैं, इन्होंने इन जातियों के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है, आपका वन्य जाति। तो यह याद रखना है। इसके अतिरिक्त अशोक के जो अभिलेख हुआ करते थे, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ बातें कही हुई थी, अपनी प्रजा को आदेश दिए हुए थे, वो उसमें आपको इन जातियों के लिए भी कुछ आदेश मिलते हैं। तो उन्होंने अपने अभिलेखों में प्रयोग किए हैं महामात्य जाति का। क्या प्रयोग किया है, महामात्य जाति, अपने अभिलेखों में, कि ऐसी महामात्य जातियां ये ऐसा काम ना करें, वैसा काम ना करें, इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस, निर्देश आपके लिखे होते थे। देन बात करें, एक है आदिवासी टर्म या कि आदिम जनजाति टर्म, ये यूज किया है आपके ठक्कर बापा ने। किसने यूज किया है, ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा का एक बार प्रश्न आया था एमपीपीएससी में ही कि इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, और वह नाम है अमृतलाल विठलदास ठक्कर। अमृतलाल विठलदास ठक्कर, ये नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। किसका नाम है यह, तो यह नाम है आपके ठक्कर बापा का। इनके बारे में एक और तथ्य आपको याद रखना है, और वह तथ्य यह है कि इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा। तो यह टर्म भी आपको याद रखना है, फैक्ट याद रखना है। देन बात करें हम, पिछड़े हिंदू किन्हें कहा जाता है। पिछड़े हिंदू एक्चुअली कहीं ना कहीं आदिम जातियां ही हैं, जिन्हें हम पिछड़े हिंदू मानते हैं, हिंदू वर्ग से ही संबंधित हैं। तो ये शब्द किसने कहा, तो ये है आपके जीएस घुरिये साहब।
किसने प्रयोग किया ये शब्द? जी.एस. घुरिये साहब। इनको भारतीय समाज शास्त्र का भी जनक माना जाता है, भारतीय समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्री थे एक, तो इसीलिए इन्होंने जनजातियों का अध्ययन किया और इन्होंने इन जनजातियों को क्या नाम दिया? पिछड़े हिंदू। फिर एक बड़ा कॉमन या पॉपुलर नाम है हरिजन या के गिरिजन। ये दोनों ही एक जैसे प्रयुक्त होते हैं और महात्मा गांधी जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया था इन पिछड़ी जातियों के लिए। हरि मतलब भगवान विष्णु के अंश ऐसा मान लीजिए आप, और गिरिजन मतलब जो जन कहाँ रहते हो? गिरी में रहते हो। गिरी मतलब पहाड़ी या पर्वत से है, राइट। तो ये गांधी जी ने कहा। दलित शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह आपके बी.आर. अम्बेडकर साहब ने किया है। किन्होंने किया है? बी.आर. अम्बेडकर साहब। हालांकि इस शब्द का प्रयोग आपके साइमन कमीशन में भी मिलता है। दलित शब्द का प्रयोग किस में मिलता है? साइमन कमीशन में भी मिलता है, यह याद रखना है। इसके अलावा जो अब हम वास्तव में जानते हैं इन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग हमें मिलता है ये साइमन कमीशन में मिलता है आपको, है ना। 1927 में आया था ये साइमन आयोग, और ये साइमन आयोग में ही सबसे पहली बार आपको कौन मिलते हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, राइट। और साथ ही साथ इन्हीं शब्दों का प्रयोग हमने अपने संविधान में भी कर रखा है। अनुच्छेद 341 और 42 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में इन पिछड़े वर्गों को हमने बांट रखा है। तो ये कुछ नाम थे, इनको आपको याद रखना है। जो अतिरिक्त तथ्य थे उनको मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचित जातियों के बारे में। अनुसूचित जातियों की जानकारी कहीं ना कहीं कम रहेगी। किस तरह हम इन अनुसूचित जातियों और जनजातियों को कंप्लीट करते हैं यह बता देता हूं मैं पूर्व में ही आपको। कुछ निर्धारित बिंदु हैं कि किस प्रकार से हम इनको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जानकारी लेंगे कि इनका वर्णन कहाँ है, इनकी परिभाषा कहाँ दी गई है आपके संविधान में, कि ये जातियां कौन है। तो ये जानकर हम फिर बढ़ते हैं इनके जनांकीय परिदृश्य में कि क्या स्थिति है इनकी, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ पर है ये, और संख्या में कितने हैं, और सबसे बड़ी जनजाति या सबसे बड़ी जाति कौन सी है। ऐसे कुछ तथ्यों को देखते हुए हम दूसरा बिंदु कंप्लीट करेंगे। देन हम पढ़ेंगे इन प्रमुख जातियों या जनजातियों के बारे में कि कौन कौन सी अनुसूचित जातियां हैं प्रमुख और कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां हैं, इंपॉर्टेंट वाली। अब अनुसूचित जातियों के बारे में हमको अलग अलग उठाकर उनकी डिटेल नहीं देखना होती है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के बारे में हमें पृथक पृथक सबके बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे कि भील है, जैसे कि गोंड है, जैसे कि कोल जनजाति है, इन सब को हमें अलग से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जबकि अनुसूचित जातियों के मामले में आपको ऐसा नहीं देखना पड़ता है। क्लियर? तो आइए हम इन बिंदुओं को कंप्लीट करते हैं और अपना प्रॉपर जो पॉइंट्स हमने बताए, पढ़े, समझे हैं अभी, उस प्रकार से ही कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक परिचय है अनुसूचित जातियों का कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 366। अब आप बोलोगे कि सर जी अभी आपने 341-42 बोला था, तो अभी सुन लो। कभी पूछा जाए है कि अनुसूचित जातियों की परिभाषा किस संविधान किस अनुच्छेद में है, तो वह आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 366 में, और उसके भी खंड सहित आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट्स में बटे होते हैं ये अनुच्छेद आपके, है ना। तो अनुच्छेद 366 है, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स होंगे उसमें। तो 24वें खंड में कहीं ना कहीं अनुसूचित जातियों की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 366 के 24वें खंड में अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा है, तो आइए समझ लेते हैं कि इस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति से तात्पर्य उन जनजाति समुदायों अथवा उनके अंशों अथवा समूहों से हैं जो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति के रूप में माने गए हैं। तो परिभाषा क्या है कि ऐसे समुदाय या ऐसे वर्ग जो क्या हो, अनुच्छेद 341 में शामिल कर दिए जाएंगे, वो क्या होंगे, अनुसूचित जाति होंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दो अनुच्छेदों का यहां पर रोल है। एक अनुच्छेद 366 में क्या परिभाषा दी गई है, तो कहा गया है कि जो 341 में है जातियां, जिन जातियों को 341 में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा, अनुसूचित का क्या तात्पर्य है, अनुसूचित जाति ऐसी जातियां जिसको कहां अनुसूचित किया गया होगा, उसको 341 में अनुसूचित किया गया है, लिस्टेड किया गया है, राइट। तो 341 और 366 दोनों ही आपको क्या करना है, याद रखना है। अब बात करें कुछ जनांकीय परिदृश्य की। परिचय तो ये हो गया। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला जिला कौन सा है, सीधा सीधा तथ्य है,
तीन तीन चार चार पांच पांच याद करने की आवश्यकता नहीं है। एमपीपीएससी सीधा पहले नंबर की चीजें हमेशा पूछता है कि कृषि की कोई फसल है तो फसल में कौन पहले नंबर पर राज्य है, कौन पहले नंबर पर जिला है, तीसरे चौथे में नहीं जाता। मेंस में अपन पढ़ेंगे क्योंकि उसमें समझ देखनी होती है हमें। तो ये इंदौर इस मामले में अग्रणी है। इंदौर में सबसे ज्यादा आबादी या जनसंख्या आपको मिलेगी अनुसूचित जातियों की, राइट। फिर क्वेश्चन बनता है कि प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला जिला प्रतिशत की दृष्टिकोण से कौन सा है। मतलब अनुसूचित जातियों के जो सदस्य हैं उनका प्रतिशत किस जिले में सबसे ज्यादा है। मतलब समझ में आ रहा होगा। एक में जनसंख्या की बात थी कि जनसंख्या किस में सबसे ज्यादा है, जैसे कि यहां पर आपके लगभग 5 लाख से अधिक जनसंख्या इंदौर में है अनुसूचित जाति के सदस्यों की। लेकिन उज्जैन में जो 24% लोग हैं वो अनुसूचित जाति के हैं। तो ये इंदौर की जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे, भले 5 लाख हैं लेकिन वो प्रतिशत कहीं ना कहीं कम है क्योंकि दूसरे वर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है। 40 लाख आबादी है आपके कहाँ की, इंदौर की। तो आप 5 लाख का प्रतिशत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रतिशत आबादी है इंदौर में। तो उज्जैन इस मामले में आगे है, यह ध्यान रखना है। प्रतिशत के मामले में कौन है, उज्जैन, सर्वाधिक जनसंख्या जहां है। फिर बात करें न्यूनतम की, तो आबादी के दृष्टिकोण से सबसे कम आबादी वाला जिला, मतलब अनुसूचित जातियों की सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, वो है झाबुआ। सबसे कम आबादी अनुसूचित जातियों की आप संख्या के मामले में देखेंगे तो यही मिलेगा। देन सेम पॉइंट देखें अपन, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम कहां आबादी है अनुसूचित जातियों की, तो वह है आपके झाबुआ में ही। तो जनसंख्या और प्रतिशत दोनों ही दृष्टिकोणों से आपकी जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं वो सबसे कम झाबुआ में है। क्लियर है ये बातें। अभी जब हम अनुसूचित जनजातियां देखेंगे इनको वापस से रिपीट करेंगे, रिकॉल करेंगे, है ना, क्योंकि बार बार पढ़ने से हमें चीजें याद होती हैं। और आगे चलें तो सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है, तो चमार, चर्मकार, चर्मशिल्पी, जो आप कहना चाहें, यह जाति जो है वो सबसे बड़ी जाति है अनुसूचित जाति, राइट। फिर बात करें कि जो अनुसूचित जाति की टोटल जनसंख्या है हमारे प्रदेश में, है ना, जो कि कितनी है, यहां लिखा हुआ 1.13 करोड़। तो ये जो आबादी है हम पूरे देश में देखें तो इस मामले में हमारे राज्य का क्या स्थान आता है, तो जितनी आबादी है उस मामले में हम 8वें स्थान पर हैं। आबादी के दृष्टिकोण से, अनुसूचित जातियों के आबादी के दृष्टिकोण से प्रदेश का हमारे देश में क्या स्थान है, तो 8वां है। मतलब 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर इससे अधिक आबादी है। 1.13 करोड़ से अधिक आबादी वाले ऐसे 7 राज्य हैं और 8वें नंबर पर हम आते हैं। सेम दूसरे तरीके से देखें प्रतिशत के दृष्टिकोण से, कि प्रतिशत के मामले में देखें जो कि हमारे यहाँ 15.6% आबादी रहती है अनुसूचित जाति की पूरे प्रदेश में। तो ऐसा प्रतिशत के दृष्टिकोण से किस क्रम में हम आते हैं देश में, तो हम और पीछे चले जाते हैं 17वें स्थान पर, क्योंकि ऐसे 16 राज्य हैं हमारे जहां पर कहीं ना कहीं 15% से अधिक लोग अनुसूचित जाति के हैं। ऐसे कितने राज्य हैं, 15, हम किस 16 राज्य हैं, हम किस स्थान पर हैं, 17वें स्थान पर। तो कंसेप्ट यहां समझ में आ रहा होगा जनसंख्या दृष्टिकोण से और आपके प्रतिशत के दृष्टिकोण से। अब बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ कुल कितनी आबादी है अनुसूचित जाति की, तो ये बता भी दिया 1.13 करोड़, मतलब 1,13,00,000 लोग जो हैं तो अनुसूचित जाति के हैं। ये सब आंकड़े किसके हैं, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ गए होंगे क्योंकि ये आंकड़े जो हैं वो 2011 की जनगणना के हैं। जनगणना 2021 में आपकी हुई नहीं है, ठीक। तो अभी हमारे लिए यही डेटा है। फिर बात करें कितना प्रतिशत है हमारे प्रदेश में अनुसूचित जाति का, जो टोटल आबादी है उसमें कितने प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के हैं, तो 15.6% लोग अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। क्लियर, ये फैक्ट्स हो गए। देन अब बात करने वाले हम प्रमुख अनुसूचित जातियों की, कि कौन कौन सी प्रमुख अनुसूचित जातियां हैं। बस नाम देखना है, कुछ के आपने सुन रखे होंगे, आसपास आपके लोग ऐसे होंगे, कुछ के नहीं सुने होंगे, इनको याद भी नहीं करना है, बस नाम सुन लेना है बस, राइट। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख जातियां हैं। तो संख्या के साथ देखें तो हमारे यहाँ पर कुल अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो है 48, के जो SC अनुसूचित जाति को क्या कहते हैं हम, SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट। शेड्यूल कास्ट के जो शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हमारे प्रदेश में है, मतलब हमारे प्रदेश की कितनी जातियां हैं जो कि अनुच्छेद 341 में शामिल हैं, तो वो जातियां हैं आपकी 48, यह याद रखना है। देन बात करें आगे, हम ST यानी शेड्यूल ट्राइब भी पढ़ने वाले हैं, तो एक साथ बता दूं वो नंबर याद रहते हैं। 43
अनुसूचित जाति की कितनी जातियां हैं, मतलब जो अनुच्छेद 342 में लिस्टेड हैं वो कितनी संख्या में है हमारे प्रदेश के, तो 43 की संख्या में जो जातियां हैं वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं। एक और वर्ग है, आपने सुना ही होगा, ओबीसी, है ना। तो ओबीसी में हाल ही में ट्रांसजेंडर्स को शामिल किया गया है। किनको शामिल किया गया है? ट्रांसजेंडर्स को अभी अभी प्रदेश सरकार ने क्या किया है, शामिल करवा दिया है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं अब ओबीसी के सदस्य होते हैं। अदर क्लास जो डालना पड़ती थी हमको, अब वो नहीं, अब वो ओबीसी वर्ग डालेंगे। जब भी उनसे क्या पूछा जाएगा कि आप किस समुदाय से रिलेटेड है, तो ओबीसी, राइट। जनरल होता था एससी, एसटी, ओबीसी, तो इनमें से कौन से हैं ये, अब ओबीसी हो गए हैं। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखना है, ये संख्या एक साथ याद रखिए। इनमें भी चमार जाति जो है वो सबसे अधिक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। देन और कौन कौन सी जातियां हैं? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो संख्या बता दी है, आप कहोगे कम नहीं लग रही है, कम है। जैसे कि अब चमार जाति है, वो काउंट तो एक ही होगी, इसके अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं। क्या है इसके अंदर भी? जैसे कि आपने मोची सुना होगा, है ना। उसके अलावा आपने सतनामी सुना होगा, सूर्यवंशी सुना होगा, रामनामी सुना होगा, रैदास सुना होगा, वो सब चमार जाति के अंतर्गत आते हैं। तो संख्या इनकी एक है, लेकिन और जाति कितनी है वास्तव में उनको बांट दें तो जाति तो और भी हैं, लेकिन वो चमार जाति में ही गिनी जाएंगी। ठीक, अब देखते हैं बलाही। क्या है? बलाही, धानुक, राइट, महार, ये आपके जैसे बी आर अम्बेडकर साहब थे ना, वो महार जाति के थे, यह याद रखें। कोली, कोली को अपन सामान्यतः जो गांव से होंगे वो जानते होंगे, कोरी जाति एक होती है, तो कोली या कोरी, ये कुछ प्रमुख हैं। उसके अलावा भी खटीक हैं, भंगी हैं, है ना, इन सबको आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। बलाई हैं, बेड़िया जनजाति है, ये एक इंपॉर्टेंट जाति है क्योंकि ये वैश्यावृत्ति में लिप्त है। ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखना, सागर जिले की ये जाति है, मुख्य रूप से वहीं पाई जाती है और वैश्यावृत्ति में ये लिप्त पाई गई है। ठीक, लखारा जाति है, लाख से जो चूड़ी उड़ी बनाने का काम या लाख से जो भी सामग्री बनती है वो काम लखारा जाति के लोग करते हैं। फिर बात करें अपन, बसोड़ जाति है या बसोर कह देते हैं कई बार इनको, जाटव जाति है, महार जाति वापस से रिपीट हो गई, बांगड़ी जाति है, कुम्हार है जो बर्तन बनाने का काम करते हैं, कटिया जाति है, घासी है, पासी है, चिकवा है, चिकवी है, डोहोर है, हमारे एक हिंदी के मास्टर थे डोहोर साहब, सिलावट है ना, कहीं ना कहीं ये भी सुना होगा आपने, तुलसी सिलावट तो सुना ही होगा, मंत्री हैं आपके जल संसाधन। बेलदार सुना होगा, मोघिया, बाछड़ा, ये बछड़ा या के इनको आप बाछड़ा भी कहते हैं। तो एक बेड़िया हो गई और एक बाछड़ा जो जातियां हैं वो किससे संबंधित, वो वैश्यावृत्ति में लिप्त पाई गई हैं, है ना। और बाछड़ा मंदसौर में मुख्य रूप से मिलती है, तो मंदसौर की बाछड़ा और सागर की बेड़िया जातियां जो हैं वो वैश्यावृत्ति में लिप्त हैं। और 2016 में इसके लिए प्रदेश सरकार ने जबाली योजना चलाई है, लिख लेना इस बात को, राइट। देन आगे बढ़े तो मेघवाल एक जाति है, कंजर है, गंडा है, ये सब जो जातियां थी वो क्या हैं, आपकी अनुसूचित जातियां। बस नाम है, थोड़ा थोड़ा मैंने किन्हीं के बारे में बताया भी, तो आपको 2 4 6 8 नाम तो कम से कम याद हो जाएंगे। तो ये बात थी किसकी, अनुसूचित जातियों की, मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ प्रदेश सरकार के कदम होते हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए कि अनुसूचित जाति से उठ के ओबीसी वर्ग में शामिल हो जाएं, है ना। ये सूचियां बनी हुई हैं आपके संविधान में, क्योंकि ये जातियां ऐसा नहीं है कि कुछ ये बन गया है ये जाति इसी में शामिल रहेंगी, ये तो एक्चुअली हमने बंटवारा कर रखा है वर्ग कि जनरल सामान्य वर्ग है, उसके अलावा ओबीसी वर्ग है, एससी है, एसटी है। तो एसटी की जातियां जिनका उत्थान हो गया होगा, कहीं ना कहीं वो कुछ सक्षम हो गई होंगी, उनका समाज ऊंचा उठ गया होगा, कुछ पुराने रीति रिवाज छोड़ दिए होंगे, अच्छे रीति रिवाज पकड़े होंगे, तो उनको उठाकर एससी में शामिल कर देंगे, है ना। जैसे कि पहले 46 अनुसूचित जातियां थी जो मैंने लिख रखा है, वो 3 जातियां उससे हटा दी गई हैं। वो अनुसूचित जाति में मतलब अनुसूचित जनजाति की 3 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया है। तो अनुसूचित जाति की संख्या बढ़ गई, अनुसूचित जनजाति की संख्या घट गई, राइट। तो ये ऐसे आपको याद रखना होता है। तो ये कोई वर्ग है सिंपल, कोई ऐसा नहीं कि ये जाति इसी में आएगी। तो आप जिनका उत्थान कर पाएंगे उनको आप अगले वर्ग में शामिल करते जाएंगे। और ये कमी भी है आपके देश में, आपकी सरकार की ये कमियां हैं कि 70 वर्ष स्वतंत्रता को बीत चुके हैं और आपने इक्का दुक्का जाति को एससी से एसटी में, एसटी को एससी में ऐसा ही किया है, आपने उनको जनरल वर्ग में शामिल नहीं कर पाए आप, है ना। क्योंकि उनका उत्थान इतना तेजी से चल रहा है, इतना पैसा आप खर्च कर चुके हैं, तो उनको सामान्य वर्ग में लाओ ना। ठीक,
उनको नहीं है आरक्षण की जरूरत, वो सक्षम होंगे तो क्यों है आरक्षण की जरूरत? उनको कोई शौक पड़ा क्या कि मैं आरक्षण लेकर पिछड़ा बना रहूं, अछूत बना रहूं? नहीं है कोई शौक, उनको भी शौक है कि कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, हम सम्मान की जिंदगी जिए। ठीक, तो सरकार का काम है कि ऊपर उठाएं। तो क्या काम किए हैं इसके लिए सरकार ने इनको ऊपर उठाने के लिए? तो कुछ संस्थान होंगे, कुछ आपके अधिनियम होंगे और कुछ योजनाएं होंगी, वो सब सरकार ने चलाए हैं। इनकी डिटेल यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको नाम और उनकी डेट वगैरह थोड़ा देख लेना है कि ये संस्थान जो है कहीं ना कहीं ये संस्थान के सबके हेडक्वार्टर जो होंगे, देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन या संगठन या की संस्था होती है, उसका एक तो प्री में क्या पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई, और उसका पूछा जाता है आपसे कि वो कहां पर उसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारे संस्थानों के हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं भोपाल में है, ये बात याद रखना है। इनकी डेट बस यहां लिखी हुई है, तो वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं, मध्य प्रदेश आदिवासी, आदिवासी शब्द यहां पर गलत है, यहां पर अनुसूचित जाति शब्द है, राइट। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, ये कब बना? 1979 में। क्या काम के लिए बना होगा? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनके उत्थान के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो ये संस्था देती होगी, है ना। तो कई सारी योजनाएं जो चलती हैं वो इसी के अंतर्गत चलती हैं, जो वित्त मिलता है, पैसा मिलता है, उनको इसी के अंतर्गत मिलता है। इनको कौन देता है? तो प्रदेश सरकार देती है। तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम 1979 इनके उत्थान के लिए बनाया गया। अनुसूचित जाति के लिए सेम यही संगठन है, जो आदिवासी टर्म था ये वहां पर चेंज हो जाएगा। अनुसूचित जाति की जगह वहां पर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द लग जाएगा। संस्था सेम यही है ना, तो ये याद रख लेना। फिर है उद्यमी विकास योजना, तो उद्यमिता के क्षेत्र में उनको लाने के लिए एक आपकी योजना या कहें या संस्थान स्थापित किया गया है, जो कि 20 मार्च 1980 में स्थापित किया गया, है ना, कि उद्यमी बनाए हम लोगों को। उद्यमिता तो सबसे अच्छा व्यवसाय है ना, सबसे अच्छा काम क्या है? उद्यमिता है। आप बिजनेसमैन बनिए, तो उसके लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो इस संस्था के अंतर्गत किए जाएंगे। मैप सेट, जिसका पूरा नाम मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद है हिंदी में, अंग्रेजी में कभी फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखना है ये मैप का मतलब यहाँ मध्य प्रदेश से है, और सीईटी का मतलब काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग है। तो मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग मतलब मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1981 में। सिक्वेंस में ही मैंने डाला है ताकि आपको तिथियां याद करने में दिक्कत ना जाए। देन मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं आपने सुन भी रखा होगा। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति ये साथ में है, हालांकि इनके अध्यक्ष अलग अलग होते हैं, काम अलग अलग होता है। अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के क्षेत्र में काम करेगा, अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करेगा। तो साथ में ये एक ही अधिनियम के तहत ये दोनों आयोग स्थापित हुए, इसलिए उन आयोगों का नाम एक साथ होता है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग 1995 में 1995 के मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत बने थे। अधिनियम का नाम भी यही है, आयोग का नाम भी यही है, डेट भी सेम है। तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 में आया, उसके तहत इन आयोगों का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, तो पहले कुछ संस्थाएं स्थापित कर दी गई थी, लेकिन सरकार को जब लगता है कि ये संस्थाएं पर्याप्त नहीं है इस वर्ग के उत्थान के लिए, अब ये ठीक काम नहीं है, तो और ऊंचा काम करने के लिए डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट एक बड़ी चीज है। तो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग जो है 2011 में बनाया। जैसे किसी के उत्थान के लिए या किसी भी क्षेत्र में, मछली पालन है, कृषि है, इन सब में यदि अच्छा काम करना हो, अलग से कोई संस्था बनाई जाए तो सबसे बड़ी संस्था क्या होगी? किसी का मंत्रालय बना दिया जाए। कि कृषि मंत्रालय ना होता, सोचो तो कृषि में इतने अच्छे काम हो पाते। एक छोटा सा कोई संगठन बना देते तो कितना काम कर पाते। पर अब उसके लिए एक अलग मंत्री होगा, उस कृषि मंत्रालय के अंतर्गत अलग अलग विभाग होंगे, उसमें पशुपालन भी होगा, पशुपालन आ रहा होगा, तो जो भी कृषि से संबंधित क्षेत्र है उसके अंतर्गत उनको डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा, है ना। डिपार्टमेंट के अंदर डिविजन्स होते हैं, तो ये एक बढ़िया प्रक्रिया है। सबसे बड़ी चीज तो मंत्रालय होती है, लेकिन यहाँ पर उसके नीचे विभाग होते हैं। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2011 में बना। जैसे कि वर्तमान में मीना सिंह मांडवे ये आपके अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल 29 अक्टूबर 2014 को इस जाति के लिए, अनुसूचित जाति से संबंधित जो बहुत सारी सलाह वगैरह दी जाती है, इसके हेड होते हैं मुख्यमंत्री। तो ये आपके क्या होते हैं, सलाह वगैरह या कि कुछ निर्णय लेने हो बड़े, तो वो फिर ये संगठन स्थापित किया गया है, ठीक, 2014
2014 में ये बना है। तो ये कुछ संस्थागत प्रयास थे मध्य प्रदेश सरकार के, इनकी डेट्स याद रखना, सबके सब भोपाल में ही है, यह याद रखना। वैधानिक प्रयास क्या होते हैं? वैधानिक मतलब होता है विधि, कि कौन कौन सी विधियां इनके लिए बनाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जातियां हैं ये प्रताड़ित होती हैं, छुआछूत से, अस्पृश्यता से बहुत परेशान थी, तो उसके लिए 1955 में भारत सरकार का ये अधिनियम है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया अनुच्छेद 17 के तहत संविधान के। तो इसके तहत आपका अस्पृश्यता को हटा दिया गया कि कोई भी छुआछूत मानेगा वो क्या है, अपराध है। देन फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पहले मेंस में भी था, पुराने सिलेबस में प्री में भी था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 में आया। कब आया? 1989 में। इसके तहत अब क्या था, तो भाई कुछ काम डिसाइड थे पहले से कि किसी के यहाँ पशु मर जाए, यही आदमी उठाएंगे, इसी जाति के लोग उठाएंगे। कोई काम करना है, नाली साफ करवाना है, इसी वर्ग के लोग उठाएंगे, ऐसे विचार थे। लेकिन अब जैसे सबको स्वतंत्रता है वैसे इनको भी है, आप किसी भी प्रकार का इनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, गाली गलौच नहीं कर सकते, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, इनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। तो जो भी अत्याचार थे, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते थे ये, जूता नहीं पहन सकते थे, दर्पण नहीं देख सकते थे, इतनी सारी व्यवस्थाएं थी, वो सब हटी इस अधिनियम के तहत कि ऐसे कोई अत्याचार में कोई लिप्त व्यक्ति पाया जाएगा तो उसको सजा के प्रावधान है। और एक अधिनियम और जोड़ सकते हैं इसमें आप, कौन सा, जो यहाँ पर आया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1995 का। क्लियर? तो 3 अधिनियम और कई सारी हमने संस्थाएं देखी इनके उत्थान के लिए। अब आगे बढ़े तो कुछ योजनाएं हैं, इनको आपको अलग से योजना में पढ़ना है, अभी सिर्फ नाम सुन लीजिए, नाम बता देता हूं, जो कि आपके किसमें लिखे हुए, ये योजनाएं किसके अंतर्गत आएंगी आप जाना, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, इसकी वेबसाइट में जाना। तो ये अलग अलग क्षेत्र की शैक्षणिक योजनाएं हैं, सामाजिक योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाएं हैं उसमें लिस्टेड हैं। तो उसके तहत मैंने ये योजनाएं उठाई हैं, अभी सिर्फ नाम है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और सावित्रीबाई फुले स्व सहायता योजना, है ना। ये नाम ध्यान रखना, इनको यहीं पढ़ाने लगे तो फिर योजना में क्या पढ़ेंगे, और फिर हमारा लेक्चर भी तो लेंदी हो जाएगा यदि सब यहीं पढ़ना शुरू कर देंगे। तो योजनाएं, जहां योजना पढ़ेंगे हम वहां पर इनको पढ़ने वाले हैं। तो ये बात थी कुल मिलाकर अनुसूचित जातियों की, है ना। तो आपके मेंस में लिखा है अनुसूचित जातियां, उसमें लिखा हुआ है, प्री में नहीं लिखा हुआ है। तो मेंस जब पढ़ना तो ये डेटा काम आएगा, हालांकि लिखा नहीं है प्री में, फिर भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सिलेबस में ऐसा बहुत विश्वास ना कर लेना कि जो लिखा है वही आएगा, है ना, उसके इतर भी बातें पूछी जाती हैं। कंप्यूटर का सिलेबस उठा लेना और 2021 का पेपर उठा लेना, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए हैं सिलेबस से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, है ना। पुराने ढर्रे से जो क्वेश्चन देता था वही दिया है आयोग ने, तो हमको तैयारी पूरी रखनी है अपनी। आइए आगे बढ़ते हैं, किन किन पॉइंट्स को पढ़ा है हमने, वापस रिपीट करा दूं, क्योंकि हम जब तोड़कर पढ़ते हैं, चीजों को विभाजित करके पढ़ते हैं, तो हम बिना कुछ देखे भी हमें सब कुछ याद रहता है। तो हमने सबसे पहले देखा अनुसूचित जाति क्या है, उसका परिचय, अनुच्छेद कहां पर वर्णन है इनका। दूसरी बात हमने इनकी जनांकिकी देखी कि कहां सबसे ज्यादा है, कितनी संख्या में है, सबसे ज्यादा कौन सी जाति है। देन हमने फिर देखा इनका जो प्रमुख जातियां थी, इनका वर्णन नहीं देखा हमने, जातियों का वर्णन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने कुछ जातियों के नाम देखे, है ना, कि कौन कौन सी अनुसूचित जातियों में लोग आते हैं। देन हमने देखा कुछ योजनाएं या कि कुछ प्रयास सरकार के, यानी 4 भाग में हमने इस टॉपिक को बांटकर पढ़ा, जिसका नाम अनुसूचित जाति हो सकता है ना। एक टॉपिक मान लें यदि अनुसूचित जाति, तो 4 खंड में बांटकर हमने पढ़ लिया। सेम यही खंड रहेंगे अनुसूचित जनजातियों को भी पढ़ने के। कैसे पढ़ेंगे, तो बस अगला अनुसूचित जनजातियां ही है, सेम इसमें भी हम पहले देखेंगे अनुसूचित जनजातियां क्या होती हैं। देन हम देखेंगे अनुसूचित जनजातियों का जनांकीय परिदृश्य, एंड देन हम देखेंगे प्रमुख अनुसूचित जनजातियां। मुद्दा यह है कि जनजातियों को अलग अलग डिटेल के साथ भी देखना है। क्या देखना है कि उन जनजातियों को भील है, कोल है, भारिया है, सहरिया है, इनको हमको डिटेल के साथ देखना है। तो यहां पर इनका वर्णन भी देखेंगे, क्योंकि प्रश्न आता है, पैटर्न थोड़ा सा बदल गया। पर फिर जब ये जनजातियों के बारे में पृथक से जान लेंगे तो वापस से जो आपके प्रयास होते हैं सरकार के, अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष रूप से देख लेंगे, राइट। और इस तरह से हमारा अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा तरीका लगा हो, लाइक ठोक देना एक बार, ठीक। शेयर जरूर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, एक तो तरीके बनाने में,
सिखाने में, आपको याद कराने में, है ना। तो चलो अब शुरू कर रहे हैं हम अनुसूचित जनजातियां। देखो, अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो कहां पर वर्णन है, अनुच्छेद 366 में। बहुत कुछ अलग नहीं करना है, जो पीछे पढ़ा है वैसा ही है सब कुछ। तो अनुच्छेद 366 का खंड 25, वहां पर क्या था, खंड 24 था अनुसूचित जाति के लिए। यहां अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 366 का खंड 25 है, एक स्टेप बढ़ गया। देन अब परिभाषा क्या है, सेम वही शब्द है कि ऐसे समुदाय, मतलब ऐसी जातियां या उनके समुदाय या उनके समूह या उनके अंश जो कि आपके अनुच्छेद 342 में, वहां 341 था, यहां 342, तो 342 में जिन जातियों को शामिल कर दिया जाएगा वो जातियां क्या होंगी, अनुसूचित जनजातियां होगी। क्लियर। बहुत शॉर्टकट में न याद करना, SC ST SC ST, है ना। मैं शब्द पूरे यूज कर रहा हूं, आपको भी पूरा पूरा बोलना है, पूरा पूरा याद करना है, ठीक। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राइट। कहां पर, तो ध्यान रखना दोनों अनुच्छेद 342, तो बस कंपेयर कर लेना, इजीली याद हो जाएगा। यहीं पर संख्या आ गई है और जनांकिकी परिदृश्य भी आएगा। मध्य प्रदेश में कुल संख्या कितनी है अनुसूचित जनजातियों की, 43। पीछे भी मैंने सिखाया है ये क्या है। ये जो जनजातियां हैं इनका जो 92% है वो जो भील, गोंड, कोल, बैगा, सहरिया और कोरकू, ये 6 जो जातियां हैं आपकी जनजातियों के अंतर्गत जो आती हैं, टोटल अनुसूचित जनजातियों का जो हिस्सा, ये 6 जातियां ही हैं, है ना। 92%, मतलब सोचो कि 100%, मतलब 100 संख्या है मान लो अनुसूचित जनजाति की, तो उसमें 92 जो जातियां हैं वो सिर्फ यही 6 आ जाती हैं, जबकि टोटल संख्या कितनी है 43। तो आप इनका महत्व भी समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम जनांकिकी परिदृश्य में, किसके, आपके अनुसूचित जनजातियों के। ये रहा, कंपेयर करवाता जाऊंगा आपको यदि याद हो तो आप भी अपने दिमाग पर रिपीट करते जाना, बोलते जाना मुंह से, अकेले बैठे हो, परिवार में बैठे हो, बोलना है, संकोच नहीं करना है। जितनी बार हम बोलते हैं हमारी आवाज कान में जाती, कान से दिमाग में जाती है और दिमाग में स्टोर होती है, तो बोल बोल कर पढ़ना है, बोल बोल कर सीखना है, बार बार रिपीट करना है। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, मतलब जहां सबसे ज्यादा आबादी होगी अनुसूचित जनजाति की, वह जिला है आपके इंदौर का ही पड़ोसी धार। SC में हमने क्या देखा था, अनुसूचित जाति में क्या देखा था, इंदौर, है ना, रिपीट करना। देन प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला किस दृष्टिकोण से, प्रतिशत के दृष्टिकोण से, के सबसे ज्यादा प्रतिशत आबादी के मामले में देखें कि टोटल उस जिले का प्रतिशत जो है उसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के हैं, तो कौन सा जिला है, वो है अलीराजपुर। तो अलीराजपुर में जो आबादी है वो सबसे ज्यादा ही किसकी है, अनुसूचित जनजाति की, है ना। 90% के आसपास जो आबादी है वहां की, वो कैसी अनुसूचित जनजाति की आबादी है। देन बात करें कि सबसे कम आबादी वाला जिला, ST, जिसे हम अनुसूचित जनजाति कह रहे हैं, उनकी आबादी के मामले में सबसे कम जिला, सबसे कम आबादी वाला जिला भिंड है, मतलब यहां सबसे कम जनसंख्या पाई जाएगी अनुसूचित जनजाति की। देन बात करें प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम आबादी कहां मिलेगी, तो भिंड जिला जो है उसकी आबादी में सबसे कम % है आपके अनुसूचित जनजाति का। तो मतलब सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा अनुसूचित जनजाति का, आपका भिंड। अर्थ समझने के लिए मैं ये बार बार शब्द चेंज कर रहा हूं, है ना। पढ़ने के लिए जो लिखा है मैं वह पढ़ सकता हूं, पर कई बार लोगों को नहीं समझ में आता कि ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से और प्रतिशत के दृष्टिकोण से इसका क्या मतलब है, इसलिए मैं दूसरे शब्दों में उनको अर्थ कर देता हूं, ठीक। बात करें जैसे वहां देखी थी कि सबसे बड़ी अनुसूचित जाति थी आपकी चमार जाति, यहां है सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भील जनजाति, राइट, सबसे ज्यादा आबादी इनकी है। कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, वहां थी 1.13 करोड़, यहां 1.53 करोड़, तात्पर्य 1,53,00,000 लोग हैं आपके प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात है। देन ये परसेंट कितना हो जाता है कि कितने प्रतिशत आबादी है ये आपके प्रदेश में, जो टोटल जनसंख्या है उसमें कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की है, तो वह 21.10% लोग हैं कुल आबादी में। आप बढ़ गए होंगे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, क्योंकि आबादी बढ़ ही रही है, वृद्धि दर भी इनकी बढ़ रही है। वहां पर हमने जो देखा था वो 15.6 देखा था, अनुसूचित जाति के लोग 15.6% थे आपके प्रदेश में। फिर बात करें कि जो अनुसूचित जाति की संख्या है हमारे प्रदेश में, यदि उस दृष्टिकोण से देखा जाए, आबादी के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हम देश में किस क्रम में आते हैं, हमारा प्रदेश देश में किस क्रम में आता है, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर प्रथम।
मतलब जो 1.53 करोड़ आबादी आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जनजाति की, इससे ज्यादा आबादी किसी राज्य की नहीं है अनुसूचित जनजाति की। मतलब किसी भी राज्य में इतने सारी संख्या में अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रतिशत में बहुत सारे स्टेट हमसे आगे हो जाते हैं। कितने? 12 स्टेट आगे हो जाते हैं। तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से हम 13वें स्थान पर हैं। मतलब जो प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे यहाँ 21% है ना, तो आपके 12 राज्य होंगे जो कि 21% से ऊपर वहां अनुसूचित जनजाति की आबादी होगी। कैसे हो जाती है परसेंट? आबादी और परसेंट में फर्क है। कहीं की आबादी कुल 100 ही है, लेकिन उसके 60 लोग मान लो किसके साथ हो जाते हैं? अनुसूचित जनजाति के। और कहीं की आबादी कितनी है आपकी? मान लो 1000 है, ठीक, तो उस 1000 में 200 लोग किसके हैं? आपके अनुसूचित जनजाति के। तो जो 200 लोग हैं संख्या में तो अधिक हो गए, क्योंकि वो जो टोटल आबादी 100 थी उससे भी दोगुने हैं। लेकिन यदि 1000 का देखें वो परसेंट हम कि ये 200 संख्या जो है वो 1000 का कितना है, तो प्रतिशत तो कहीं ना कहीं घट गया ना। ये फर्क है, थोड़ा सा समझ लेना। तो 13वें स्थान पर हैं हम प्रतिशत के मामले में अपने देश में। कंपेयर करके बता दिया, सेम पॉइंट्स सेम पैटर्न में चल रहे हैं, थोड़ा सा जहां अंतर आएगा वहां अपन करेंगे अंतर। ये कुछ स्पेशल बात है। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियां, ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां हैं जो कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल की जाती हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इनको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। 3 जनजातियां हैं, एक है आपकी सहरिया, एक है आपकी बैगा और एक है आपकी भारिया। तो सहरिया, बैगा और भारिया ये जो जनजातियां हैं वो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। और ध्यान रखना है कि इसके लिए ट्रिक भी है। ट्रिक से मैं सामान्यतः पढ़ाता नहीं हूं, फिर भी मुझे याद है किसी ने मुझसे कही थी, मैं भी सुना देता हूं। शहर के लोग भारी बैग लेकर चलते हैं, तो शहर के लोग भारी बैग लेकर चलते हैं, एकदम सत्य बात भी है। शहर का आपको हर तीसरा नागरिक क्या दिख जाएगा? पीछे एक बैग और एक बाइक डिलक्स ये वाली लिए दिख जाएगा आपको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में छटपटा रहा होगा। तो शहर के लोग भारी बैग लेकर चलते हैं, तो शहर से सहरिया, भारी से भारिया और बैग से बैगा, याद हो जाएगा आपको आसानी से। इनको पिछड़ा घोषित करने का आधार क्या है? तो इनके साक्षरता का बहुत न्यून स्तर है, साक्षरता की बहुत कमी है, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों में इनका निवास है, सामान्य लोगों से बिल्कुल कटे हुए हैं, पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं। स्थिर व घटती जनसंख्या है इनकी, या तो स्थिर है मतलब 100 लोग थे तो 100 के 100 ही हैं, बढ़ नहीं रहे। विकास के लिए जरूरी है वृद्धि दर, ध्यान रखना। चाइना की हालत खराब हो रही है, हालत खराब हो रही है क्यों? क्योंकि उनकी वृद्धि दर घट गई है। जो उन्होंने जो पॉलिसी चलाई थी 1 चाइल्ड पॉलिसी, उसके कारण क्या हुआ? एक बच्चे पैदा हो रहे थे तो उनकी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो घट गई। भारत की ठीक ठाक चल रही है, ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि दर भी विकास के लिए आवश्यक है। ऐसा मत समझ लेना कि जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाए तो विकास भी आपका रुक जाएगा। आबादी आपकी बूढ़ी हो जाएगी, युवा आबादी यानी कार्यशील आबादी आपके पास घट जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, आर्थिक गतिविधियां कम हो जाएंगी। तो स्थिर व घटती आबादी क्या है? एक बेकार चीज है। स्थिर भी नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही बढ़ो, लेकिन बढ़ो। और घटे तो और बुरी बात है, आबादी घट जाए तो और बुरी बात है कि आबादी में घट रहे हैं। फिर कृषि का परंपरागत स्वरूप, ज्यादातर ये जनजातियां कहीं ना कहीं झूम कृषि करती हैं या के नॉर्मल कृषि भी जोत बोकर करती हैं, तो इनके पास फसलों की वैरायटी नहीं होती है, इक्का दुक्का फसलें ही ये बोया करते हैं, मोटे अनाज सामान्यतः। तो ये कुछ बात है आपके मध्य प्रदेश में जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो हमने ये देख लिया, क्या हमने अनुसूचित जनजातियों में पढ़ा अनुसूचित जनजाति क्या होती है, फिर हमने पढ़ा उसका जनांकीय परिदृश्य। फिर हम अब देखने वाले हैं तीसरा पॉइंट, विशेष कुछ जो जनजातियां हैं उनके नाम और वो कहाँ कहाँ रहती हैं वो देखने वाले हैं, जैसे पीछे अनुसूचित जातियों में देखा था। ठीक, अनुसूचित जनजातियों से चूंकि प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, तो जो प्रश्न आते हैं वो आपको दिखाना है, तो डिटेल है। अब इसको हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं ये मैं कुछ बातें आपको सिखा रहा हूं। क्या बातें सिखाने वाला हूं? एक तो हमसे क्या पूछा जाता है जनजातियों के बारे में, कि जैसे जनजातियां क्या हैं, पहले तो कुछ नाम देख लो, है ना, ये लिखे ही हुए हैं, क्या मतलब लिखने का मेरे, ये देख लो। हमारे यहाँ पर प्रमुख जो जनजातियां वो है भील, गोंड, बैगा, कोल, भारिया, सहरिया, कोरकू, अगरिया, पनिका, बंजारा। तो ये कुछ आपकी क्या है जनजातियां। कहोगे पारधी क्यों छोड़ दिया? पारधी नहीं है अनुसूचित जनजाति, पर जनजाति में ही मान के प्रश्न आते हैं, इसलिए हमको उसको याद रखना है। वो अनुसूचित जाति बन चुकी है, चेंज हो गया है उसका
वो स्टेप। तो ये कुछ आपकी क्या है, अनुसूचित जनजातियां हैं, इनके बारे में डिटेल आती। क्या डिटेल आती है? पहले तो यह पूछा जाता है कि इनका क्षेत्र कौन सा है, कौन सी जाति जनजाति कहाँ पे रहती है, तो स्थान याद रखना है हमको। ये भी देखेंगे यहाँ जिलेवार, और एक मैप में भी देखेंगे इनका क्षेत्र विशेष। देन कुछ इनके निवास स्थान होते हैं, यही भौगोलिक वितरण है एक प्रकार से। उसमें ही हम क्या देखेंगे कि ये निवास कहाँ करते हैं, कुछ विशेष नाम मिलते हैं इनके घरों को या कि इनके मोहल्लों को, वह देख लेंगे। देन इनकी उपजातियां हैं बहुत सारी। एक जाति मतलब भील की कई उपजाति आपको मिल जाएंगी, भील, भिलाला, पटेलिया, रथियास, वैगास, तड़वी, ऐसे बहुत सारे। गोंड की भी बहुत सारी उपजातियां आपको मिल जाएंगी। प्रधान गोंड होते हैं आपके, ओझा गोंड होते हैं, अगरिया होते हैं। तो ये उपजातियां आती हैं आपसे कि कौन किसकी उपजाति है, किस जाति की, ये ध्यान रखना होता है। देन इनकी कुछ वैवाहिक पद्धतियां होती हैं विशेष रूप से, वो आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह से हमको क्या है, जो फैक्ट्स आते हैं उस दृष्टिकोण से हमें ये चीजें देखना है। इनको और दूसरे तरीके से हम पढ़ेंगे कहां पर, मेंस में। मैं पहले ही सिखा दूं, किसी ने किसी और तरीके से आपको पढ़ाया हो या आपने कहीं ऐसा पढ़ा हो। इनके लिए प्रॉपर पॉइंट्स होते हैं मेंस में, कि एक किसी भी जाति का प्रॉपर परिचय होता है कि कितनी जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन इनकी देश में, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इनके शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। उसके बाद इनका भौगोलिक वितरण आप देखते हैं, साथ में ही निवास स्थान भी देख लेते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं कि विवाह कैसे होता है इनका, इनके वधू मूल्य प्रचलित है कि नहीं प्रचलित है, स्त्रियों की क्या दशा है, गहने आभूषण, खान पान, सब कुछ देखते हैं, वस्त्र पहनावा। उसके अलावा आप इनकी आर्थिक स्थिति देखते हैं कि ये क्या करते हैं, कृषि करते हैं कि मजदूरी करते हैं कि लूटमार करते हैं। इसके अलावा इनकी सांस्कृतिक स्थिति देखते हैं, सांस्कृतिक स्थिति में कौन सी बोली बोलते हैं, कौन सा लोक नृत्य करते हैं, कौन सी नाट्य करते हैं, ये सब देखते हैं। देन धार्मिक स्थिति देखते हैं, किस देव की पूजा करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके मेंस में, मतलब प्रॉपर पॉइंट्स में हम बनाएंगे। लेकिन अभी टू द पॉइंट हमको पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स आपका बहुत नजदीक है। तो जो प्रश्न आपके आते हैं, उपजातियां पूछी जाती हैं, इनकी लोकेशन पूछी जाती है, इनके घरों के नाम पूछे जाते हैं, इनकी बोली पूछी जाती है। तो ये सब मैंने टू द पॉइंट टेबल में ऐड करके रखा है। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं। ये स्थितियां लिखी हुई हैं, पहले मैं आपको नक्शा बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो जाए। तो आइए एक नक्शा बनाते हैं मध्य प्रदेश का। आप भी प्रैक्टिस साथ में मेरे कर सकते हैं। एक मैप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने रफ में, जहां भी आप बैठे हों वहीं पर। ये कुछ इस तरह का हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। आप और अच्छा बना सकते हैं इसको। देखो, शुरुआत हम पश्चिम से कर रहे हैं। इस तरफ जो है तो आपके इस तरफ ये जो पूरा इलाका है, ये मैं इसीलिए शेडेड कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ कोई टेंशन नहीं, यहाँ एक ही जाति आपको मिलेगी। यहाँ पर जो जाति पाई जाएगी वो पाई जाएगी आपकी भील जाति या जनजाति कहें, है ना। ये जातियां ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अनुसूचित जनजाति में रखा गया, इसलिए अपन भी ऐसा कह रहे हैं। तो ये भीलों का क्षेत्र है। इसमें भी केंद्र इनके ध्यान रखना है आपको। इनके केंद्र हैं झाबुआ, अलीराजपुर और धार को भी ले लो। ठीक, कहीं ना कहीं आपने ये दोनों ही सुने होंगे। ठीक है, यही याद कर लेना। तो झाबुआ, अलीराजपुर और धार जो है भील जनजाति का प्रमुख केंद्र है। हालांकि वो मंदसौर, नीमच, रतलाम, आपके खंडवा, खरगोन इधर भी मिल जाएंगे छुटपुट मात्रा में, राइट। पर केंद्र हमको याद करना है यहाँ पर, तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार याद रखेंगे। देन आपकी कुछ जातियां हैं, जैसे यहाँ पर इस गुना ग्वालियर वाले क्षेत्र में एक जनजाति रहती है सहरिया, राइट। तो ये सहरिया का क्षेत्र है। कहाँ पाए जाते हैं सहरिया? तो अब मैं शहर नहीं लिख रहा क्योंकि आगे हौच पौच लगने लगेगा, नक्शा अपना बोल देता हूं, ध्यान करना, आगे लिस्ट हमारी बनी हुई है। तो सहरिया, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, जो ये 3 जिले आपको मैंने बताए, ये केंद्र हैं। और उसके अलावा जो पूरा मुरैना, भिंड, श्योपुर और भी छुटपुट मात्रा में आसपास के इलाकों में ये मिल जाते हैं। पर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी एक प्रमुख केंद्र के रूप में आप याद रखें। देन अपन बात करें, एक है जाति कोरकू। कौन सी है? कोरकू। ये बीच में लगभग कौन सा जिला मिलता है आपको? होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में प्रमुख रूप से, जिसका नाम नर्मदापुरम हो चुका है, यहां पर आपको कोरकू जनजाति विशेष रूप से मिलेगी। कोरकू के बगल में चलें तो कुछ बैतूल और छिंदवाड़ा में पहुंचे जब अपन, तो यहां पर आपको मिलेगा, बैतूल इधर है ना, छिंदवाड़ा में आएंगे तो यहां पर हमको मिलेगी एक भारिया जाति, भारिया जनजाति। पातालकोट इसके लिए एक प्रसिद्ध स्थान है भारिया जनजाति के लिए, छिंदवाड़ा की तामिया तहसील में। तो ये स्थान हो गया भारिया का।
देन और इधर की तरफ आ जाएं तो डिंडोरी या मंडला, दो जिले आप याद रखना। ये बैगा का प्रमुख क्षेत्र है, बैगा यहाँ इस पूरे इलाके में ही मिलते हैं, लेकिन केंद्रित कहां पर है, वो है आपके केंद्रित मंडला और डिंडोरी में। यहीं पर बालाघाट से लेकर मंडला शहडोल तक होते हुए, मतलब बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, इन इलाकों तक एक जनजाति आपकी मिल जाएगी अगरिया नाम से। कौन सी मिल जाएगी, ये पूरा इलाका किसका हो जाएगा, अगरिया का। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर या के शहडोल तक आप चले जाइए। ठीक, यहां पर बात करें शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, इधर पे आपको एक जाति मिल जाएगी पनिका। क्लियर, तो ये इलाका किसका हो जाता है, पनिका का। यहीं से इसी तरफ बघेलखंड के पूर्वी हिस्से में चलेंगे तो जो आपका रीवा संभाग पूरा ले लो, जिले बोलने की जरूरत ही नहीं है, पूरा रीवा संभाग, पूरा शहडोल संभाग। तो रीवा में आपका पन्ना, सतना, रीवा, उसके अलावा आपका पन्ना मतलब है ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये आते हैं रीवा संभाग के जिले। शहडोल के आपके शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, तो ये पूरा इलाका कोल जनजाति का है ना, तो ये कहीं एक दो जिले में नहीं, ये पूरे इस इलाके में ही फैली हुई है। साथ में ही आपको नीचे थोड़ा सा खिसक आना है, जबलपुर और कटनी में भी ये मिलते हैं। ठीक, केंद्र कहाँ है, रीवा के आसपास कह सकते हैं आप, और शहडोल के आसपास कह सकते हैं आप। तो ये कुछ कोलों का क्षेत्र हो गया। पारधी, जिसको हमने जनजाति में नहीं किया था, लेकिन उसका क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो भोपाल के आसपास आपको जो जाति मिलेगी वो है आपकी पारधी, राइट। बहेलिया इसका एक उप है, मतलब पक्षी मारने वाला एक जाति, ऐसा कहिए। इसके अलावा बंजारा, बंजारा मालवा और निमाड़ दोनों जगहों पर केंद्रित हैं, लेकिन खास तौर पर केंद्रित आपके निमाड़ में मिलते हैं, तो एक जगह कभी पूछी जाए तो निमाड़ याद रख लेना। फिर आपका एक महत्वपूर्ण जाति आपको दिख रही होगी कि छूट रही है, वो कौन सी है, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति का कोई एक विशेष क्षेत्र डिसाइड करना मुश्किल है। यदि मैं कहूं कि सबसे ज्यादा किस जगह पर केंद्रित है, तो वही बैगा के आसपास का जो क्षेत्र है, कहां पर, आपका मंडला, जबलपुर, है ना, बालाघाट, इन सब इलाकों में है। और वास्तव में देखा जाए तो गोंड कहीं ना कहीं विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत में, यानी नर्मदा घाटी के उत्तर और दक्षिण में पूरे ही पर्वतीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो गोंड का यही रीजन याद करना है कि नर्मदा के उत्तरी और दक्षिणी घाटी में ये आपका जो है तो गोंड फैले हुए हैं। तो ये कुछ जातियां थी जिनको मैंने मैप में आपको क्या कर दिया है, लोकेट कर दिया है। आइए अब एक एक करके जिलेवार इनको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो जाति है हमारी, जनजाति है, वो है भील। भील, राइट। तो भील में देखिए कहां बताया था मैंने, झाबुआ, अलीराजपुर और धार, ये केंद्र है इनके। गोंडों की बात करें तो ये है नर्मदा घाटी के दोनों ओर, राइट। बैगा की बात करें तो हमने देखा था मंडला और डिंडोरी में, विशेष रूप से बालाघाट भी शामिल कर लेना। ये क्या इसे कह सकते हैं आप, भौगोलिक वितरण, अनुसूचित जनजातियों का क्या है, ये वितरण है। ठीक, यहां से कुछ मेंस का भी हिस्सा कंप्लीट हो रहा है आपका, अच्छे से पढ़ लेना। कोल जनजाति रीवा संभाग, शहडोल संभाग, साथ में कटनी और जबलपुर को भी समेट लीजिएगा। भारिया छिंदवाड़ा में है विशेष रूप से, इसके लिए एक स्थान है छिंदवाड़ा की तामिया तहसील में, पातालकोट, उसके अलावा बैतूल और होशंगाबाद में भी मिल जाते हैं। सहरिया के लिए गुना, शिवपुरी और ग्वालियर जिला प्रसिद्ध है। कोरकू के लिए होशंगाबाद, एक ही केंद्र आपको लगा देना है सीधे। अगरिया के लिए बालाघाट, मंडला से लेकर अनूपपुर, शहडोल तक, है ना, मैंने नक्शे में दिखाया है इसीलिए ताकि आपको याद हो चीजें। इसको मैं सीधे पढ़ता तो आपको भूल जाता सब, लेकिन मैप से जैसे मैंने आपको पीछे बनाकर दिखाया है, आपको 3 बार बनाना है। कितने बार का टास्क है, 3 बार आप उसको बना लेंगे, कभी इनका वितरण आपको नहीं भूलेगा। ठीक, चलिए। पारधियों की बात करें तो भोपाल, सीहोर, रायसेन के पास है। पनिका की बात करें तो सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। और बंजारा की बात करें तो मालवा और निमाड़ क्षेत्र में, जिसमें निमाड़ आपका इनका प्रमुख केंद्र है। तो ये कुछ क्या थी आपकी जनजातियों का भौगोलिक वितरण था कि कहां पाई जाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही है। इसके बाद जो प्रश्न बनेंगे तो उनको हम आगे देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो किसी की जानकारी लेना है तो रहते कहां हैं पहले तो यही जान लें, और वो हमने जान लिया। आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम कि कौन सी जनजाति के कुछ घर, सभी के नहीं है, ये तो यहाँ पर अपन ने 10-11 जनजातियां लिख रखी हैं, लेकिन अब ये जो नाम है जनजाति और उनके निवास स्थान का जो नाम है वो सब में नहीं मिलेगा, पर जिनमें मिलता है मैंने कॉमन पॉइंट्स बनाने की कोशिश की है। आइए देख लेते हैं। भीलों का जो घर होता है, क्या है, घर, याद रखना, घर को क्या कहते हैं, कू।
और जो मोहल्ला होता है उसको कहते हैं फाल्या। और इनका मोहल्ला बड़ा विशेष होता है। ये मोहल्ला जो होता है वो इनके घर काफी दूर दूर बने होते हैं। घर को कु, मोहल्ले को फाल्या कहा जाता है, यह याद रखें। बैगा जहां रहते हैं तो ये कोई सब जगह जहां बैगा मिलेंगे उनके निवास स्थान को बैगाचक नाम नहीं देंगे। ये बैगाचक एक विशेष क्षेत्र ही है जहां पर कई सारे गांव हैं आपके। ये डिंडोरी जिले में आता है। ये भी प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो बैगाचक क्षेत्र है, बैगा जनजाति का वहां निवास है और डिंडोरी जिले में है, ये याद रखिए। देन कोल जनजाति के मोहल्ले को क्या बोलते हैं हम? टोला बोलते हैं। कोल टोला, कोलान टोला, ऐसा आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा यदि आप विंध्यन क्षेत्र से आते हैं। भारिया की बात करें तो भारिया के निवास स्थान को कहते हैं हम ढाना, जहां वो रहते हैं बसते हैं साथ में उसे कहते हैं ढाना। सहरिया के निवास स्थान को कह देते हैं सहराना और सेम बंजारा के निवास स्थान को कह देते हैं हम टांडा। राइट, तो ये कुछ टू द पॉइंट एक जैसे तथ्य एक जगह पर आपको मिल गए। आगे बढ़ें, अब हम क्या देखेंगे? हम जनजातियों की लोकेशन जानने के बाद उनकी उपजातियों को जान लेते हैं कि उनकी प्रमुख उपजातियां कौन कौन सी हैं। ये एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है बात। तो देखिए कौन कौन सी जनजाति की कौन सी उपजातियां हैं। सबकी नहीं मिलेंगी, जिनकी हैं वही मैं बता रहा हूं, जिनकी पूछी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं भीलों से। भील में दो पहले वर्ग आप इनको अलग अलग कर लीजिए। भील में एक उजले भील और एक कलिया भील। उजले भील उजले होते हैं, मतलब गोरे होंगे कहीं ना कहीं, और इनको भिलाला भी आप कहते हैं। उजले भील को क्या कहते हैं? भिलाला। तो भिलाला यही है, कहीं ना कहीं गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं, ठीक। और ये अपने आप को राजपूतों से उत्पत्ति इनकी मानी जाती है, तो ये अपने आप को बड़ा समझते हैं। और कलिया भील जो कि साधारण वर्ग है उसके यहाँ अपनी स्त्रियां नहीं देते हैं, मतलब शादी नहीं करते, जबकि कलिया भील की स्त्रियों को अपने यहाँ ब्याह लेते हैं। अब साधारण वर्गों में बात करें तो पटेलिया, रथियास, बैगास, बरेला ये है। एक विशेष बात यह है तड़वी भील की। तड़वी भील क्या है तो याद रखना, इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले। कौन है? इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले भील। राइट, तो औरंगजेब के काल में जब धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही थी तो वहां पर जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया वो हैं आपके तड़वी भील, ठीक। कहीं ना कहीं ये मोहल्ले के प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, चौधरी की तरह काम करते हैं, रखवाले होते हैं, पंचायत के मुखिया होते हैं, ऐसा कह दीजिए, ठीक। तो तड़वी भील है। बात करें गोंडों की उपजातियों की, रट्टा मार लेना है ना, तो राजगोंड और धुरगोंड ये भी प्रमुख रूप से दो भागों में पहले बढ़ जाते हैं। राजगोंड अपनी उत्पत्ति जो बताते हैं वो बताते हैं कि हम राजपूतों से उत्पत्ति हुई हमारी, तो एक बड़ा वर्ग है। कहीं ना कहीं आपने दुर्गावती का नाम सुना होगा, संग्राम शाह का सुना होगा, शंकर शाह, रघुनाथ शाह का नाम सुना होगा। नहीं सुना तो अभी सुनेंगे भी आगे, क्योंकि जनजातीय व्यक्तित्व हैं, आगे इनको पढ़ना भी है हमें। तो ये कहीं ना कहीं क्या थे? राजगोंड से संबंधित थे। और साधारण वर्गों को क्या कहते हैं? यहाँ धुरगोंड कहते हैं। और साधारण गोंड में और क्या क्या आते हैं तो देखिए, मुकद्दम, ओझा, प्रधान, कोयला भूतिस, अगरिया, सुलाहस और नगरची। मुकद्दम कौन होता है? तो मुकद्दम जो होता है वो प्रमुख होता है गोंड पंचायत का। इनमें अभी भी आदिम पंचायत व्यवस्था है, अभी अभी पेशा एक्ट आपका लागू किया गया है शहडोल से, तो ये पंचायत की व्यवस्था में ही सुधार की बात थी, आगे चर्चा करेंगे उसकी। लेकिन अभी समझिए पंचायत का हेड कौन होता है? मुकद्दम। गोंडों में जो झाड़ फूंक करते हैं, गोंड की जो जाति है वो है ओझा। प्रधान पूजा पाठ का काम करवाते हैं, पेमा फाल्या तो भील थे। एक जनगढ़ सिंह श्याम है आपके, है ना, वो अभी हम जब पढ़ेंगे जनजातीय व्यक्तित्व में, एक लोक कलाकार हैं, चित्रकार हैं प्रसिद्ध, तो वो आपके किस वर्ग से संबंधित हैं? वो प्रधान वर्ग से आते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़े। कोयला भूतिस नाच गाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगरिया एक प्रकार से इनको लोहार कह दीजिए, पर लोहार एक अलग है जाति, आप इनको लोहा कर्म मानिए, मतलब इनका काम क्या है? लोहा कर्म। इनके बारे में थोड़ा सा तथ्य जान लेते हैं। अगरिया अलग से भी पढ़ा जाता है, लेकिन वास्तव में ये उसकी उपजाति है। कुछ तथ्य जो मैं बता दूं आपको, अगरिया जो जनजाति है, अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता आप ध्यान रखना कौन माने जाते हैं? लोहासुर। कौन माने जाते हैं? लोहासुर। और ये इनका निवास स्थान कभी पूछा जाए कहाँ होता है तो लोहे की भट्टी, जहां लोहा पिघला उगाकर क्या बनाए, कुछ बर्तन या कुछ और चीजें बनती हैं, औजार हथियार बनते हैं, वहां इन भट्टी में आपके लोहासुर का निवास स्थान होता है ना।
इनको सुअर की बलि दी जाती है ना, और इनमें पवित्र कुछ दालें होती हैं। तो ये कुछ अगरिया के बारे में बात थी। सोलाहस, काली मुर्गी की भेंट भी इनको चढ़ाई जाती है। सोलाहस और नगरची, तो नगरची एक सपेरा है, सपेरा जाति, मतलब सांप वाप पकड़ करना चाहते हैं, और सोलाहस जो है वो बढ़ईगिरी का काम करती है। कहोगे कि यहां नहीं बताया इनका काम, यहां बता रहे हैं सर, क्योंकि यहां पूछा जाता है, यहां नहीं पूछा जाता है। तो इनकी जो उपजातियां हैं, इनके काम भी याद रखना है आपको, पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। बैगा की बात करें, अब बाकियों की नहीं है इंपॉर्टेंट, सिर्फ नाम याद रखना। बैगा की बात करें तो नरोतिया, भरोतिया, रमैना, कढ़मैना, बिझवार और नाहर, ये इतनी सारी उपजातियां हैं। कुछ छूटे ना, मेरा उद्देश्य रहता है पल्स पोलियो अभियान की तरह, एक भी बच्चा छूटे ना उसका अभियान है मेरा, है एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना तो मुझे ज्यादा बनाना पड़ेगा। मैं 2 नाम लिख देता, बता देता महत्व के हैं, क्योंकि 60 to 70% इसी से संभावना है। लेकिन जो 40% बच रहा है उसका क्या करें, 2-4% होता तो मान भी लेते। तो 40% में संभावनाएं हैं। एग्जामिनर आपके अब क्या हो रहे हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं और उठपटांग से प्रश्न पूछते हैं। तो आपको थोड़ा सा कठिनाई हो गई है पढ़ने में, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है ना, ट्रेंड चेंज हो रहा है लगातार, और जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी या कि ये टाइम बढ़ेगा, कंपटीशन तगड़ा ही होना है। आज आप जो एक टाइम पर कॉलेज में जो पढ़ा करते थे, वो मैं देख रहा हूँ कि 5वीं की क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो कंपटीशन तो कहीं ना कहीं, आप पुराने जमाने के व्यक्ति हैं तो बढ़ना ही है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जो कोडिंग करते थे कंप्यूटर की पढ़ाई के दौरान कॉलेज में, वो कोडिंग होने लगी है 7वीं 8वीं में, ठीक। तो ये आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा। कोल जनजाति की उपजातियों की बात करें तो रौतिया और रौतेले, ये 2 नाम है। भारिया जनजाति की उपजातियों में भूमिया और भुइहार। कोरकू जनजाति में थोड़ा सा गोंडों की तरह व्यवस्था है, एक है राज कोरकू और एक है पोथारिया कोरकू। तो राज कोरकू अपने आप की उत्पत्ति कहां से मानते हैं, सेम वही राजपूतों से मानते हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के हैं। तो पुथारिया, बवरिया, बंदोरिया, मोबासी रुमा, ये क्या है, साधारण वर्ग हैं, इनको याद रखना है। बात करें माड़िया की, माड़िया अपन ने देखा नहीं पीछे इनकी लोकेशन, ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। तो हमारे एमपी में कहाँ पाई जाएगी, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इलाका है, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, ये वाले इलाके में। तो माड़िया है। मेटा कुइतुर इसकी एक उपजाति है, आबुझ माड़िया उपजाति है, और दंडामी इसकी एक उपजाति है। तो इनको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो हमने देखा अभी क्या, भौगोलिक स्थिति देख ली, उनके निवास स्थान देख लिए, उपजातियां देख ली। अब देख लेते हैं इनकी वैवाहिक पद्धतियां क्या हैं। वैवाहिक पद्धतियां, तो वैवाहिक पद्धतियों में हम देख रहे हैं पहली जनजाति को जो है भील, और भील जनजाति में पहली पद्धति विवाह का नाम क्या है, अपहरण विवाह। क्या नाम है, अपहरण। अपहरण मूवी भी है, अपहरण वेब सीरीज भी है। तो अपहरण का मतलब आप जानते हैं। अपहरण विवाह क्या होता है, जिसमें स्त्री का अपहरण कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, जैसे ये भगोरिया इसीलिए लिखा है, ये भीलों में प्रचलित एक प्रथा है। भगोरिया एक विवाह की पद्धति भी है, भगोरिया एक हाट का भी नाम है, भगोरिया नृत्य भी है, भगोरिया एक त्योहार भी है, भगोरिया उत्सव है। तो भीलों से संबंधित सीधे सीधे कुछ भी पूछा जाए, भगोरिया आपको लगाना है। या भगोरिया कैसा भी आ जाए, चाहे नृत्य चाहे विवाह, भील लगाना है। तो इसमें क्या होता है वास्तव में, भगोरिया विवाह में, या भगोरिया पूरा उत्सव बता दूं तो ये उत्सव होता है आपके होली के कुछ दिन पहले शुरू होता है और होली तक चलता है। इसमें क्या होता है, ऐसी कुछ वास्तविकता थोड़ा सा भिन्न होती है, पर जो पुस्तकों में लिखा मैं वो ज्ञान दे देता हूं आपको। ऐसा है कि हाट लगता है, बाजार लगता है इनका, होली के पहले चालू हो जाता है। यहाँ पर सब लोग आते हैं, मेले वेले घूमते हैं अपना, और ऐसा कहते हैं कि ये लोग गुलाल किसी स्त्री के लगा दें या कोई स्त्री किसी पुरुष के लगा दे, और यदि वो उस गुलाल को न मिटाए तो ऐसा माना जाता है कि वो प्रेम स्वीकृत है ना। और फिर वो जो यदि पुरुष है, पुरुष ने गुलाल लगाया, स्त्री ने नहीं मिटाया, तो उसको लेकर, उस युवती को वह युवक लेकर क्या हो जाता है, फरार। कहाँ, जंगल में। तो जंगल में जब फरार हो जाएगा तो क्या हो गया उस स्त्री का, अपहरण। और ऐसा होता है कि जब तक उसके घर वाले ढूंढ नहीं लेते तब तक वो रहते हैं, फिर लगता है कि अब नहीं ढूंढ पाएंगे तो वो वापस से आ जाते हैं और उनका विवाह करवा दिया जाता है। ये कथानक है, प्रचलित रहते हैं। अब बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं, सत्यता से ये बातें कहीं ना कहीं परे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। नाम भी इसी कारण से कुछ लोग बताएंगे कि भगोरिया क्योंकि भाग जाते हैं इसलिए पड़ा है, लेकिन उसकी कथा अलग है।
तो इसको हम अपहरण विवाह नाम देंगे। गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो एक प्रकार का परीक्षा विवाह है ना। परीक्षा विवाह भी होता है, एक परिवीक्षा विवाह भी होता है। तो परीक्षा विवाह जिसमें परीक्षा ली जाएगी, है ना। कैसी परीक्षा है, तो देखो गोल गधेड़ो ये नाम याद रखना किसमें होता है, भीलों में। तो गोल गधेड़ो में कोई एक खंभा गाड़ लेंगे, स्तंभ, और या के कोई एक वृक्ष होगा, उसके ऊपर गुड़ या नारियल टांग देंगे, और स्त्रियां, युवतियां, है ना, जो कन्या होती हैं, कुंवारी होती हैं, वो घेरा लगाकर चारों ओर से खड़ी हो जाती हैं। जिस युवक को शादी करना होगी, एक एक करके इनके साहस की परीक्षा होती है। जो उस घेरे को तोड़कर उस खंबे में चढ़कर या कि उस वृक्ष में चढ़कर वो जो गुड़ था या नारियल था उसको तोड़ लेगा, उसका विवाह होगा उन कन्याओं से। सबसे नहीं भाई, एक से, जिससे वो चाहेगा। मजेदार बात क्या है, जिससे वो चाहेगा। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, विकल्प होना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। तो घर जमाई विवाह होता है। घर जमाई का मतलब आप जानते ही हैं कि दामाद जब कन्या के घर में रहने लगे, मतलब लड़की के घर में लड़का चला जाए। ठीक तो इसको और कुछ नाम दिया जाता है जनजातीय विवाहों में, लमसेना विवाह या कि इसे ही सेवा विवाह कहते हैं। सेवा विवाह इसलिए, लमसेना वो नाम तो याद ही रखना, सेवा विवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि सेवा उपरांत विवाह होता है। एक्चुअली होता कब है, ये होता तब है क्योंकि इनमें वधु मूल्य प्रचलित है लगभग सभी जातियों में। और वधु मूल्य मतलब आपने नॉर्मल देखा होगा कि दहेज लड़के वालों को मिलता है ना, और लड़की पक्ष देता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष को दहेज देता है। वधु मूल्य इसको हम कहते हैं। तो जब लड़का पक्ष सक्षम नहीं होता कि उसको क्या दे पाए, दहेज दे पाएगा, तो क्या करता है वो, सेवा चला जाता है वहीं लड़की के घर, उसके माता पिता भाई बहनों को कमाकर खिलाता है, लड़की को खिलाता है, और जब लगता है कि हाँ जितना दहेज चाहिए था उतना इसने चुका दिया है, खिला पिला दिया है, तो फिर उस लड़की के साथ विवाह कर दिया जाता है। ये है आपका सेवा विवाह, इसे ही लमसेना विवाह कहते हैं, इसे ही घर जमाई विवाह कहते हैं। थोड़ा सा कम कर रहा हूं, अब इनकी डिटेल सबकी जानना जरूरी नहीं है ना। थोड़ा बहुत हंसी मजाक वाली बातें थी वो मैंने आपको कर दी ताकि लेक्चर आपका बोरिंग ना हो। मगनी विवाह है। मगनी विवाह जिसे हम चढ़ विवाह भी कहते हैं, ये एक सामान्य विवाह है जिसमें लड़का लड़की को लेने जाता है। चढ़ विवाह नाम के कारण घोड़ी चढ़कर जाता है, किंतु ये जनजातियों में थोड़ा सा खतरनाक बात लगती है क्योंकि इतना धन होता नहीं है कि वो घोड़ी अरेंज कर पाए, घोड़ी महंगी है। घर घुस्सी विवाह, लड़की जबरदस्ती लड़के के घर में घुस जाती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है, जब तक नहीं होता तब तक उसी घर में घुसी रहती है। नातरा विवाह जिसको हम विधवा विवाह भी कहते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो ब्रैकेट में सामान्य नाम लिखा है, ये उटपटांग वाले आपको याद रखना है। वास्तव में पूछा जाएगा लमसेना विवाह किस में होता है, तो लमसेना विवाह भीलों में होता है, लमसेना विवाह गोंड में होता है, लमसेना विवाह बैगा में होता है। तो शुरू की महत्वपूर्ण 3 जातियां, उनमें लमसेना विवाह होता है, भारिया में भी होता है। तो लमसेना विवाह काफी कॉमन है। देन बात करें गोंडों के उप विवाहों की। गोंड में चढ़ विवाह जो सामान्य वाला है, यहां भी था चढ़ विवाह, ये विवाह कॉमन है। एक है पठौनी विवाह, ये चढ़ विवाह का उल्टा है, मतलब चढ़ विवाह में लड़का घोड़ी चढ़कर लड़की को लेने जाता है, यहाँ पठौनी विवाह में उल्टा है, लड़की घोड़ी चढ़कर आती है लड़के को ले जाती है। ठीक। दूध लौटावा, तो दूध का रिश्ता होता है कुछ, उससे आप कनेक्ट करिएगा कि कहीं मान लो एक परिवार में एक लड़का एक लड़की एक लड़का है, दूसरे परिवार में एक लड़की एक लड़का है, तो दूसरे परिवार के लड़की से इधर का लड़का शादी कर ले और इधर की लड़की से उधर का लड़का शादी कर ले, तो ये एक्सचेंज जो हो रहा है इसे कहते हैं दूध लौटावा। विनिमय विवाह भी इसको कहा जाता है। लमसेना विवाह या सेवा विवाह भी इनमें प्रचलित है। तो ये 4 विवाह आपको याद रखने हैं गोंडों के संदर्भ में। बात करें बैगाओं की, तो बैगा में लमसेना विवाह होता है, चढ़ विवाह होता है, उठवा विवाह, उठारिया विवाह, पैठुल विवाह, चोर विवाह, नाम रट लेना। भारिया की बात करें, भारियाओं में होता है मगनी विवाह, चढ़ विवाह जिसे कहते हैं, लमसेना विवाह, सेवा विवाह जिसे कहते हैं, राजी बाजी विवाह, प्रेम विवाह होता है ये, नतारा जिसे हम ऊपर कह रहे थे ये आपका विधवा विवाह है। कोरकुओं की बात करें तो कोरकू में होता है घर दामाद विवाह, व्यवस्था वही है, सेवा विवाह ही है। इसको यहाँ पर नाम याद रखना है आपको, चिंघोड़ा विवाह किसमें होता है, तो ये होता है कोरकुओं में, है ना, बाकी व्यवस्था सेम वही है, नाम चेंज है। राजी बाजी मतलब प्रेम वाला विवाह है, राजी बाजी हो जाओ। हठ विवाह, हठ विवाह को आप घर घुस्सी विवाह से जोड़ सकते हैं।
हट कर ले लड़की, लड़की घुस जाती है और हट करती है शादी की, वो हट विवाह है। विधवा विवाह आप जानते हैं। तो ये कुछ वैवाहिक पद्धतियां थी किसकी, आपके विभिन्न जनजातियों की। आइए अगले हिस्से को कंप्लीट करें। हमारी जो जनजातियां हैं, विवाह की एक पद्धति है, युवाग्रह होते हैं। कुछ ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये रंगबंग युवाग्रह किस जनजाति से संबंधित है, घोटुल युवाग्रह किससे संबंधित है। तो ये कुछ ध्यान रखना है आपको। ये जो जनजातियां हैं ये इनके युवाग्रह होते हैं। युवाग्रह क्या होते हैं, तो युवाग्रह होते हैं एक प्रकार से आप समझिए लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था, राइट। तो पहले इसमें एक अलग घर होता है उस मोहल्ले में जनजातियों के, वहां पर जो शादी लायक युवक युवतियां होती हैं उनमें उनको रख दिया जाता है। उनको जमता है जिस लड़के से जिस लड़की का विवाह, वो आपस में डिसाइड करके कर लेते हैं। तो ये लिव इन रिलेशनशिप आप शहरी व्यवस्था की समझिए, सबसे घटिया व्यवस्था जिसे मैं समझता हूं। मुड़िया, मुड़िया है घोटुल विवाह, मतलब एक्चुअली मुड़िया जनजाति में घोटुल नामक सिस्टम पाया जाता है, उसके युवाग्रह को घोटुल कहते हैं। गोंड, गोंडों में भी घोटुल प्रचलित है। भारिया, भारिया में रंगबंग कहलाता है। उरांव जनजाति जो कि आपके कहीं ना कहीं बालाघाट, मंडला, डिंडोरी वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है जनजाति, इसमें जो युवाग्रह होता है उसे धूमकोरिया कहते हैं, और मुंडा के युवाग्रह को गतियोरा कहते हैं। तो ये कुछ युवाग्रह थे, कभी पूछा जाए तो इनको कंठस्थ कर लेना। बात करें कुछ जनजातियों के लोक नृत्यों की, कि ये जो जनजातियां हैं उनके प्रमुख लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तो काफी सारे दिख रहे हैं तो मैं इनको डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि हम जब कला वाली बातें पढ़ेंगे तो वहां पर नृत्य मैं ऑल्सो पढ़ाने वाला हूँ, आपको पहले से ही पढ़ाने वाला हूँ। तो वहां हम कहीं ना कहीं लोक संगीत देखेंगे, लोक नाट्य देखेंगे, लोक शिल्प कला देखेंगे, लोक चित्रकार देखेंगे, लोक चित्र देखेंगे, तो उसी क्रम में लोक नृत्य भी देखेंगे, है ना। तो लोक नृत्य में जनजातीय नृत्यों को भी मैं शामिल करता हूँ, तो इनको वहां डिटेल के साथ देखेंगे। अभी अब सिर्फ आप नाम याद कर लीजिए, एक बार यहां सुन लेंगे, अगला लेक्चर जब आएगा तो उसको भी सुन लीजिएगा, 2 बार रिपीट होगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। बात करें हम भीलों में कौन कौन से नृत्य होते हैं, अभी नाम रीड कर रहा हूं, ध्यान से बैठ जाओ, बिल्कुल ध्यान से, और मेरी आवाज पर फोकस करो, और किस जनजाति के बारे में बात कर रहा हूं उस पर फोकस करो। भील से शुरू कर रहे हैं। इनमें होता है भगोरिया नृत्य, गोल गधेड़ो नृत्य, ये तो कनेक्ट होंगे पीछे से ही। घूमर नृत्य, ये कहीं ना कहीं राजस्थान से रिलेटेड है, इसलिए घूमर नृत्य इनमें होता है। डोहा नृत्य, बड़वा नृत्य, गौरी नृत्य, गरबी नृत्य, राइट। इसके अलावा गोंडों की बात करें तो इंपॉर्टेंट कर्मा नृत्य एक बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, सजनी नृत्य, दीवानी नृत्य, सुआ, भड़ौनी, कहरवा, उसके अलावा बिरछा, रीना, गोंडो, टीना, गेंडी नृत्य। गोंडों में बहुत सारे नृत्य हैं, ठीक, इनके नाम याद करना है। बात करें बैगाओं की तो कर्मा, सैला, परधौनी, फाग, बिलमा, दशहरा या दादरिया, अटारी, इन सब की डिटेल है, लगभग की तो डिटेल है ना, जिनको हम पढ़ने वाले हैं अभी आपको याद कर लें। ये सब पूछे गए, कर्मा सैला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें परधौनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिलमा, दशहरा, ये सब इंपॉर्टेंट है, अब किसको ना कहें, कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन से ही उठाकर इनको शामिल कर रखा है। कोल जनजाति में एक नृत्य होता है या त्योहार होता है कोल दहका। भारिया की बात करें तो भारिया जनजाति में होता है कर्मा, सैला, भड़म, सैतम। कोरकू की बात करें तो खम्ब स्वांग, इसके तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खम्ब स्वांग, ढांडल, थापटी। मुड़िया की बात करें तो गेंडी, मांडरी, कक्सार, हुलकी, गंवार, ये मुड़िया छत्तीसगढ़ में देख लेना आप अच्छे से, है ना, ये भी छत्तीसगढ़ की जनजाति है। सहरिया, लहंगी, दुलदुल घोड़ी, सहरिया के 2 इंपॉर्टेंट है, लहंगी और दुलदुल घोड़ी। उरांव की बात करें तो सरहुल और पूजा नृत्य, और बंजारा की बात करें तो गरबा, डांडिया, तलवार और डंडा नृत्य। तो जो भी अंडा डंडा वाले होंगे, क्योंकि गरबा भी ऐसा ही है, डांडिया या गरबा एक ही चीज आप समझ लीजिए, तलवार और डंडा नृत्य ऐसे ही कुछ हाथ में कुछ आप पकड़ेंगे और वो वाले नृत्य तो बंजारे करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये थे लोक नृत्यों के नाम, अभी सिर्फ नाम से काम चलाओ, विस्तृत विवरण के लिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, आगे की क्लास में मैं निश्चित रूप से कंप्लीट कराऊंगा। बात करें हम कुछ और नृत्यों की, तो ये कमजोर, बहुत कम संख्या में ये जनजातियां आपको मिलेंगी। तो राउत नृत्य राउत जनजाति करेगी,
तरताली नृत्य कमार जनजाति करेगी, बिनकी नृत्य भोपाल के कृषक करेंगे, रागनी नृत्य ग्वालियर के कृषक करेंगे, दोरला नृत्य आपके दोरला जनजाति करेगी और अटारी नृत्य आपकी भूमिया जनजाति करेगी। तो ये कुछ और छोटी जनजातियां थी जो कि इनके नृत्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर बैरियल एल्विन एक बहुत बड़े आपके समाजशास्त्री ही कह दीजिए, क्योंकि जनजातियों के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो गौर नृत्य एक होता है ना, एमपी में तो कम पर छत्तीसगढ़ में ज्यादा होता है। इसे देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है गौर नृत्य को। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला पहला नृत्य जो है वह है आपका कर्मा नृत्य, राइट। ये तथ्य हैं सारे के सारे। और कर्मा नृत्य को लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। तो ये कुछ तथ्य थे, इसीलिए मैंने कहा ही था कर्मा, सैला, बड़म, सैतम, परधौनी, ये सब इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो ये बात थी प्यारे बच्चों नृत्यों की। अब हम कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लें जनजातियों के संदर्भ में। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि जो जनजातियां थी उनका एक परिचय देखा, हमने उनके जनांकीय परिदृश्य को देखा, हमने प्रमुख जनजातियों को देखा जो अभी देख ही रहे हैं। कुछ तथ्यों के साथ उस हिस्से को खत्म करेंगे, देन जो हमारे प्रदेश सरकार ने काम किए हैं इन जनजातियों के संदर्भ में वो देखेंगे। तो आइए, भारतीय जनजाति के पिता कौन कहे जाते हैं यह याद रखना, शरद चंद्र रॉय। कौन कहे जाते हैं? शरद चंद्र रॉय कहे जाते हैं। द भील, मध्य प्रदेश के भीलों का एक अध्ययन है, टीबी नायर ने किया है ऐसा, इनके नाम रटना है आपको। कमार जनजाति का अध्ययन, ये सबसे छोटी जनजाति है प्रदेश की, ऐसा याद रखना। इसका जो अध्ययन किया है वो श्यामा चरण दुबे जी ने किया है। बैगा जनजाति का अच्छा अध्ययन आपके बैरियर एल्विन ने किया है। पूर्वी मंडला के जो गोंड हैं स्टीफन फच ने इसका अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश का पहला जनजातीय रेडियो प्रसारण केंद्र जिसका नाम है वन्या, ये चंद्रशेखर आजाद नगर, कहां पर? अलीराजपुर में स्थापित किया गया है ना। तो ये रेडियो केंद्र होते हैं, जैसे आपके यहाँ पर कुछ चैनल आ रहे होंगे, तो यहाँ पर भी वन्या नाम से रेडियो केंद्र की स्थापना की गई है। और ये आपका जो है तो जनजातीय लोगों से रिलेटेड जो जानकारियां प्रसारित होती हैं, ब्रॉडकास्ट होती हैं, वो इस रेडियो केंद्र से होती हैं। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, ये बात बता दी मैंने। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ये एक संगठन था, इसको आपके ठक्कर बापा और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर स्थापित किया था 1948 में। मुड़िया एंड घोटुल, तो मुड़िया और उनके घोटुल की जो व्यवस्था थी, बैरियर एल्वन ने इस नाम से पुस्तक लिखी है। घोटुल अभी युवा गृह हमने देखा था ना कि क्या व्यवस्था है, इस पुस्तक को पढ़कर और अच्छा जान लेते हैं आप। एक है बेड़िया जनजाति सागर की और एक है बाछड़ा जनजाति मंदसौर की। ये दोनों ही जो जातियां हैं एक्चुअली अनुसूचित जातियां हैं, ये वैश्यावृत्ति में लिप्त हैं। ये भी एक तथ्य आपका यहाँ लिखा। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके बनते थे वो यहाँ पर मैंने क्या कर दिए, नोट कर दिए। आइए अब और आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रयास और अपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्या करें, अंतिम रूप दें, और फिर हम चलें आपके व्यक्तित्व में और कंप्लीट करें लेक्चर। संस्थागत प्रयास, तो प्रदेश सरकार ने क्या काम किए हैं, तो पहले संस्थाएं देख लेते हैं। संगठनात्मक प्रयास क्या है, संस्थागत प्रयास क्या है, देन हम देखेंगे वैधानिक प्रयास क्या है, और देन हम देखेंगे कुछ योजनाएं। तो बात करें मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम, मैंने पीछे भी इसके बारे में बताया जब आपको अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहां पर अनुसूचित जाति था। अनुसूचित जातियों के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम है उसका नाम। यहां पर क्या है, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम है। बात करें दूसरे संगठन की, तो सेम उद्यमी विकास संस्थान, पीछे भी हमने देखा, क्योंकि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए ही काम करता है, इसलिए ये इसमें भी शामिल है 1980 में। मैप सेट, ये भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काम करता है, इसलिए यहां पर भी शामिल है वो। 1981 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट है, इसकी स्थापना जो की तिथि है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पीछे भी हमने देखा, अनुसूचित जाति में भी सेम यहां पर भी देख रहे हैं, 1995 में आया ये। जनजातीय अनुसंधान संस्थान, अब यहां से थोड़ा विशेष जनजातियों की बात होगी, तो ये भोपाल में है जनजातीय अनुसंधान संस्थान। आदिवासी संचार केंद्र, ये झाबुआ में है, जो कि देश का प्रथम है। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है,
अमरकंटक में है, यह ध्यान रखना है। शिक्षा कभी अपन पढ़ेंगे, यदि समय लगेगा तो उसमें हम ये विश्वविद्यालय भी देखेंगे। प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय, तो आदिवासियों का खेल विद्यालय कहां पर है? अलीराजपुर में बनाया गया है। इजिली याद हो जाएगा क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा जनजातियां हैं प्रतिशत के मामले में। श्री बादल भोई जनजाति संग्रहालय, ये संग्रहालय मैंने पढ़ाए हैं आपको, 3 संग्रहालय थे जनजातियों वाले। एक बादल भोई संग्रहालय पातालकोट में है, मध्य प्रदेश राजकीय जनजाति संग्रहालय ये आपके भोपाल में है, और एक आदि पर्व आदिवासी कला संग्रहालय मैंने आपको पढ़ाया था जो कि खजुराहो में था। राइट, तो ये आपको याद रखना है इन सब के बारे में। तो ये कुछ संस्थागत प्रयास थे, कुछ संस्थाएं स्थापित की प्रदेश सरकार ने जनजातियों के लिए, जो जनजातियों की फील्ड में काम कर रही हैं। अब देख लेते हैं कुछ वैधानिक प्रयास की सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं क्या इस फील्ड में। तो जो हमने अनुसूचित जाति में 2 कानून देखे थे वो तो सेम रिपीट हैं, यहां भी वो काम आएंगे। 1955 का आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और 1989 का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। देन इसमें एक और शामिल है जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। ये क्या है? तो आपने यहां कुछ समझ लिया होगा, वन अधिकारों की मान्यता। तो वन देखो क्या होते हैं, राज्य के हैं। वन जो हम जंगल देखते हैं, आप ऐसे ही नहीं काट सकते किसी पेड़ को, अलाउ है क्या? नहीं है अलाउ। तो वो कहीं ना कहीं राजकीय संपत्ति है, आप उसको काट नहीं सकते। लगाने की बिल्कुल छूट है, जितना लगाना हो लगा लो, लेकिन काटेंगे नहीं आप, राज्य से अनुमति लेकर काटेंगे। कोई समस्या होगी तब काटेंगे, पर्यावरण को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जनजातियां हैं जो कहीं ना कहीं जंगलों में ही रहती हैं। तो अब यदि उनसे जंगल का हक छीन लेंगे तो कैसे पनप पाएंगी? तो उनके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, और वो कहां है? आपके 2006 के अधिनियम में। इसको भी रट्टा मार लेना। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 में है, ये केंद्र सरकार का अधिनियम है। मध्य प्रदेश के पहले 6 राज्यों ने इसको लागू कर दिया था। हाल ही में 15 नवंबर 2022 को इसको प्रदेश सरकार ने भी लागू कर दिया, और ऐसा लागू करने वाला 7वां राज्य है। नाम शायद उटपटांग लग रहा हो तो लो सरल वाला लिख लेते हैं, पेसा एक्ट इसको कहते हैं, है ना। तो पेसा एक्ट अभी अभी शहडोल में लागू किया है आपके शिवराज सरकार ने 2022 में। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। बात करें कुछ योजनाओं की, तो अंत्योदय कार्यक्रम योजना 1990, पंचधारा योजना 1990, शंखनाद योजना 1997, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006। तो कुछ विशेष अनुसूचित जनजातियों के लिए जो योजनाएं हैं वो ये नाम उल्लेखित हैं। जब हम योजनाएं अलग से कवर करेंगे तो फिर इनकी चर्चा अलग से होगी कि कब से प्रारंभ हुई, डेट के साथ, क्या इनमें प्रावधान किए गए हैं, क्या कुछ विशेष बातें हैं। बात करें कुछ जनजातियों के सम्मान में, ज्यादातर तो 2008 में क्या है, एक साथ ही क्या किए गए थे, कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो जो प्रदेश सरकार के किसी भी सरकार के किसी भी फील्ड में यदि काम होते हैं तो यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि सरकार ने संस्थागत प्रयास क्या किए हैं, सरकार ने वैधानिक प्रयास क्या किए हैं, सरकार ने आपके योजनागत क्या प्रयास किए हैं, नीतिगत क्या प्रयास किए हैं, और आपके पुरस्कार वगैरह कुछ स्थापित किए हो तो वो भी आप देखें। तो देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996-97 में, शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार 2008 में, रानी दुर्गावती पुरस्कार 2008, टंटिया भील पुरस्कार 2008, ठक्कर बाबा पुरस्कार 2008। ये जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं इनके सम्मान में लगभग ये सारे पुरस्कार 2007-8 में स्थापित किए गए। लगभग 1 से 2 लाख इन सबकी अलग अलग राशियां हैं। ठीक, तो इनके नाम अभी याद रखना, पुरस्कार भी हम पढ़ेंगे अलग से। तो पुरस्कार में चर्चा होगी इनकी कि कितनी राशि है, कब से प्रारंभ हुए हैं, किनको दिया जाता है, पहला कौन था, आखिरी कौन था। तो ये था प्यारे बच्चों एक निचोड़